नेता जो हैं वो काबू आते हैं। इलेक्शन के समय तो कहते हैं हम ये दे देंगे, ये दे देंगे, ये दे देंगे। तो इसीलिए मुझे आज जब 12-1 बजे तक पता चला, सीएम साहब ने कहा दिल्ली आओ, दिल्ली के लोग आपका इंतजार कर रहे हैं और हम बड़े मंच पर ये बोलना चाहते हैं कि आम आदमी वो कुछ सोशल मीडिया पर या जो इनका ट्रोल मीडिया है, इनका पता नहीं कौन सा मीडिया है, तो ये करते रहते हो ना, पता नहीं ये झाड़ू बिखर गया, झाड़ू खिलर गया, झाड़ू में से 1-2 वीक जो तीले होते हैं ना, वो अगर सफाई करते करते निकल भी जाएं, झाड़ू सफाई करता रहता है। अगर कमल के फूल में से एक पत्ती काट दो, वो कमल का फूल नहीं रहता। अगर पंजे में से एक उंगली काट दो, वो पंजा नहीं रहता। हमारा तो झाड़ू रहेगा, हमारा झाड़ू सफाई करता रहेगा। और पहले इस झाड़ू से हम सिर्फ दुकान या मकान साफ करते थे, अब अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में इस झाड़ू से पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा। हम तो फकीर लोग हैं, हम तो छोड़ चुके हैं काम, पैसे कमाने वाले काम तो छोड़ चुके हैं जी। हमारा कोई बसों में हिस्सा नहीं है, हमारा कोई रेते की खड्डों में खन्नों में हिस्सा नहीं है। हम तो ये काम, वो गुलजार जी का एक शेर है कि पहले भी बाजार से खाली हाथ ही आते थे, उस समय पैसे नहीं होते थे, अब ख्वाहिश नहीं है। आते अब भी खाली हाथ ही हैं, तो अब सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, जनता खाली हाथ ना रहे, जनता की जेब भरी रहे। और जनता के बाजार जब जनता जाए तो उसका बटुआ जाए वो भरा रहे। यही रेवड़ी चर्चा हुई है, शुरू की गई है, वो यही है कि भाई आपके पैसे आपको दे रहे हैं, इसको रेवड़ी क्यों कह रहे हैं? रेवड़ियां, मुफ्त की रेवड़ियां क्यों? जनता के पैसे को जनता में देने में क्या दिक्कत है? अगर ये रेवड़ी है मोदी साहब, तो 15 लाख वाला पापड़ कहां है? वो कहां गया पापड़? 15 लाख देंगे हर एक घर को। इस चक्कर में 2-3 घरों ने तो हमारे पंजाब में नोट गिनने वाली मशीनें भी ले ली भी। चलो 15 लाख आएगा, कौन सा 15 लाख? नोटबंदी करके 2-4 हजार बचा था घर पे, वो भी ले गए निकाल के। ठीक है ना, जीत के आए हैं और जीते हुए हैं और जीतते रहेंगे। और अगली बारी दिल्ली की है, दिल्ली के बाद फिर पंजाब की बारी है। पंजाब के तो हमारा तो एक रिश्ता ऐसा बन गया है दिल्ली और पंजाब का कि हमारे वॉलंटियर जो हैं वो हमें कह रहे हैं जी कब जाना है दिल्ली। मैंने कहा जी अभी वहां इलेक्शन हुई है, अभी बाई इलेक्शन, उससे पहले पंचायत इलेक्शन भी जीत गए हम। 90% से ज्यादा सरपंच हमारे बन गए। अभी म्यूनिसिपल कारपोरेशन की इलेक्शन होगी दिसंबर में, मैंने कहा उसके बाद चले जाना। इतने ज्यादा, मतलब मैं कहूं जिसको पंजाबी में बोलते हैं, इतने ज्यादा वो काले हैं, जल्दबाजी में है कि हमें दिल्ली भेजो, जल्दी दिल्ली भेजो जी, जनवरी आ रही है, बस जनवरी फरवरी में हम दिल्ली में सरकार बनानी है। और आप न्यूज़ 24 पर फिर से आपका स्वागत। भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री जो भाषण दे रहे थे, आप समझ गए होंगे उनका निशाना दिल्ली पर था, क्योंकि दिल्ली में चुनाव आने वाला है। लेकिन वो ये भाषण क्यों दे रहे थे और आम आदमी पार्टी की तारीफ करते हुए जनता को बधाई और धन्यवाद क्यों दे रहे थे? वो इसलिए क्योंकि पंजाब में 4 सीटों पर उपचुनाव हुए, 4 में से 3 सीटें आम आदमी पार्टी जीती है। पंजाब में बहुत बहस चल रही थी कि आम आदमी पार्टी ने अपने वादे पूरे किए या नहीं किए, जो विधानसभा चुनाव से पहले किए थे, जिसके दम पर एक बम्पर बहुमत आम आदमी पार्टी ने हासिल किया था। बहुत सारे वादे पूरे नहीं हुए, इसीलिए लोग सोच रहे थे पता नहीं उपचुनाव में क्या होगा। 4 में से 3 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी ने साबित कर दिया कि लड़ाई अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। और दिल्ली की अब जो जंग है, अगला टारगेट आम आदमी पार्टी का वही है। बीजेपी के टारगेट पर भी अब दिल्ली ही होगा। अगर आगे देखें, अगली लड़ाई बीजेपी के लिए भी दिल्ली है, उसके बाद बिहार है। बिहार में 4 सीटें एनडीए जीता है, तो वो लड़ाई बाद में, वहां इंतजार आराम से बीजेपी और एनडीए कर सकता है। अब स्टूडियो में मेरे साथ विजय त्रिवेदी आ गए हैं, हमारे पंडित जी। राजीव रंजन मेरे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से लगातार, जो कि घूम रहे थे पूरे महाराष्ट्र में, झारखंड भी गए थे। आरपी सिंह आ गए बीजेपी से। अनिल यादव जुड़ेंगे कांग्रेस की तरफ से। मोहन कर्माकर है मेरे साथ, जेएमएम के प्रवक्ता है। और गुलाबचंद दुबे भी आ गए।
शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ता। आप सभी का स्वागत। पहले गुलाबचंद दुबे। दुबे जी, सीएम कौन बन रहा है? अभिनंदन आपका, आप सभी का। कि आप लोगों के दृढ़ शक्ति के बल पे आप लोगों को जो संबल मिलता रहा, और विशेष करके राजीव रंजन जी का ज्यादा हमेशा ये कहा करते थे चीज के, जब से लाडली बहन योजना का ये मुद्दा के आ गया और महायुति के लिए ये बहुत बड़ा अभय और संजीवनी साबित हुआ। तो मैं आप सभी का अभिनंदन करना चाहूंगा। इस बार उन्माद और खुशी के इस वातावरण में सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं। और आप लोग जगह बताइए कहाँ मिठाई खिलाने के लिए आऊं। और रही बात मुख्यमंत्री की बात, तो मुख्यमंत्री हमारा युति का हमारा वो नेता बनेगा। अच्छा चलिए, अब ओके, अब आपने मुझे चैलेंज कर दिया, आपने मेरे सवाल को गोलमोल किया, ठीक है। अब मैं छोड़ूंगा नहीं, अब मैं भी पूछूंगा आपसे। ये लाड़की बहना योजना किसका आइडिया था दुबे जी, बताइए जरा। ये आइडिया किसी का नहीं था। महाराष्ट्र में माताओं और बहनों के प्रति एक आदर, एक भाव था। आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब, देवेंद्र फडणवीस साहब और हमारे अजीत दादा, इनके जेहन में एक भाव पैदा हुआ और कहीं न कहीं ये बात मध्य प्रदेश से ये बात बनी और मध्य प्रदेश का जो प्रतिशत देखा गया, तो ये दिमाग में जरूर बात आई। मतलब बीजेपी का आइडिया था ना? बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं। अरे तो मान लीजिए फिर देवेंद्र फडणवीस को सीएम बीजेपी का आइडिया था, सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी जीत रही है, 133 133। अब लड़ाई बची कहां महायुति में? अरे मानक जी, अगर हमारे कहने से महाराष्ट्र का या किसी राष्ट्र, ओहो, आज नेटवर्क बड़ा धोखा दे रहा है और गलत टाइम पे दे रहा है। आ गए दुबे जी, हाँ बोलिए दुबे जी। लेकिन एक पार्टी के जिम्मेदार प्रवक्ता होने के नाते और कहीं न कहीं हमारे युति गठबंधन का एक धर्म है, उस धर्म का निर्वाह मुझे इसलिए करना है, मुझे वो दिन नहीं भूलना है। अच्छा ठीक है, वह 2022 ठीक है। दुबे जी, अपने नेता एकनाथ शिंदे के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल में दिल्ली में कौन सा मंत्रालय चाहेंगे आप? जो सर्वोच्च मंत्रालय होगा वो हम चाहेंगे। कौन सा? जैसे अभी परवीर दरेकर साहब ने भी कहा कि हमारे अगर देवेंद्र फडणवीस साहब मुख्यमंत्री बने तो अच्छी बात है। हाँ। तो मैं उसी लय में, उसी भाव में, उसी धारा में अगर कहूं कि आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री बने तो बुरी क्या बात है, अच्छी बात है। अच्छा, उप मुख्यमंत्री बनेंगे क्या वो पद स्वीकार होगा डेप्यूटी सीएम का? जब फडणवीस जी बन सकते हैं सीएम के बाद डेप्यूटी सीएम, आपके नेता क्यों नहीं बन सकते? इसलिए मेरा नेता बन सकते हैं या किसी भी नेता बन सकते हैं। हमारा नेता मतलब कि हमारा युति का हमारे तीनों नेताओं में से कोई बन सकता है, तो हमें उस बात का कोई इतराज हम क्यों करें? अच्छा ठीक है, हम इस बात को क्योंकि ये हमारा पक्ष नहीं मानक जी ना, ये हमारे तीनों नेताओं ने आज तय कर लिया है कि तीनों बैठ करके आपसी में तालमेल के साथ मुख्यमंत्री पद तय कर लेंगे। और डेप्यूटी सीएम मतलब मंजूर होगा अगर मिलता है तो, ये पूछ रहा हूं मैं। उसमें मंजूरी की बात क्या आती है? जब ये बात स्पष्ट कहा जा रहा है कि तीनों नेताओं ने आज स्पष्ट आप लोगों के चैनल के सामने कहा कि जिस ढंग से महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री चेहरा एकनाथ शिंदे साहब के नाम पर विधानसभा चुनाव लड़ा गया, उसी तरीके से मुख्यमंत्री भी तय कर लेंगे वो तीनों नेता मिलकर के, बहुत जल्दी कर लेंगे। और कल परसों तक आपको मुख्यमंत्री मैंने डेप्यूटी सीएम पर सवाल पूछा, आप सीएम का जवाब दे रहे हैं, इसमें आप अलग संदेश दे रहे हैं। डेप्यूटी सीएम मंजूर होगा या नहीं, ये बताइए ना। महायुति के शीर्ष नेताओं द्वारा जो भी उन लोगों का आखिरी निर्णय होगा वो मुझे, ठीक है, ओके, ऑल राइट। आरपी सिंह जी, बधाई। आरपी सिंह जी, आप ही बता दीजिए, क्या एक बार फिर से त्याग करेंगे, बलिदान करेंगे? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक मेरे साथ थी, उन्होंने कहा कि कमाल है, आप फडणवीस जी को सीएम बनाएंगे, बाल ठाकरे की विरासत का अपमान करेंगे आप? देखिए, अपने घर संभलता नहीं, दूसरों के घर के अंदर आकर अपनी लाग लगानी अच्छी बात नहीं है। अब वो है नहीं, रागिनी बहन है नहीं, तो उनसे वार्तालाप कर रहे थे इस बारे में। परंतु मूल बात है, ये हमारे पे छोड़ दीजिए, ये हमारे पार्टी की और हमारी अलायंस के मामला है। हम अपने आप तय कर आपको परसों से पहले बता देंगे, चिंता मत करिए। और कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन उप मुख्यमंत्री होगा, या कौन सेंटर में जाएगा, कौन स्टेट में रहेगा, ये सब उत्तर आपको परसों आराम से मिल जाएंगे। कोई जल्दी मत करिए। परंतु आज तो इस बात की खुशी मनाने दीजिए कि आज वहां पर हम लोग जिस प्रकार से एक अच्छी मेजोरिटी के साथ जीते हैं और वो इतिहास रचा है अपने आप में महायुति ने, इस बात की खुशी मना दीजिए। बिल्कुल बधाई है हमारी तरफ से। इसमें मोदी जी की जीत है या ये लोकल लीडर्स की जीत है?
देखिए, डबल इंजन की सरकार लोगों को पसंद आती है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है। और लोग चाहते हैं कि डबल इंजन की सरकार रहे, क्योंकि उसका लाभ स्टेट को मिलता ही मिलता है। ओके। और उसका एक एडवांटेज रहता है। और हाँ, इसके अलावा जो पार्टी का जो काम करने का तरीका पिछले 10 सालों में हम लोगों ने डेवलप किया है, उसका एक लाभ है। जो पन्ना प्रमुख से लेकर, जो त्रिदेव से लेकर, जो खंड प्रमुख से लेकर, जो फिर मंडल से लेकर, जिले से लेकर, जो पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर का काम पार्टी के नेतृत्व में बिल्ड किया, खासकर अमित शाह जी ने जिस प्रकार से उसको बिल्ड किया है, उसका आज कोई सानी नहीं है। मतलब मुझे इसलिए नहीं कि मैं मतलब मानक एक सेकंड मानक एक सेकंड, ये सेल्फ बोस्टिंग की बात नहीं, परंतु ये चाहे तो आपके कोई लोग पढ़ना चाहें जो राजनीति समझते हैं या राजनीति समझना चाहें, इस पे पीएचडी हो सकती है कि कैसे इतना बड़ा स्ट्रक्चर इस प्रकार से और उसको भी जीवांत रखना। मतलब आप नाम के लिए लोग तो रख लेंगे, परंतु कैसे जीवांत रखना, उनके साथ कैसे डायलॉग बना के रखना, कैसे निरंतर टू वे डायलॉग ओपन रखना, ये भी अपने आप में एक बड़ा काम है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये पूरा का पूरा श्रेय अमित शाह जी को जाता है। ओके, आरपी सिंह जी एक सेकंड रुकिएगा। अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं, जरा उनको भी हमें सुनना पड़ेगा। आइए सुनते हैं। महंगाई से छुटकारा दिलाया और उसकी दिन ब दिन की जिंदगी को बेहतर किया, तो दूसरी तरफ हमने दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी शानदार बनाया। हमारे से पहले दिल्ली मेट्रो की 200 किलोमीटर की लाइन बनी थी, हमने 450 किलोमीटर की लाइन बना दी मात्र 9 साल में। हमारे से पहले 65 साल में दिल्ली में 62 फ्लाईओवर बने थे। 65 साल में हमने 9 साल में 38 नए फ्लाईओवर बना दिए। पिछले 9 साल में 10,000 किलोमीटर की नई सड़कें बनी है, 6800 किलोमीटर की सीवर पाइपलाइन, पानी की पाइपलाइन, नालियां डली हैं। इतना विकास कभी नहीं हुआ दिल्ली का। सीसीटीवी कैमरे लगाए, स्ट्रीट लाइट्स लगाई पूरी दिल्ली के अंदर, शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। अब धीरे धीरे ये बात पूरे देश में फैलने लगी, तो यहां से पंजाब आते थे जाते थे लोग, आते थे जाते थे, तो पंजाब के लोगों को पता चला यार दिल्ली में इतना विकास हो रहा है, हमारा भी होना चाहिए। पंजाब भी बड़ा पीड़ित था 2 पार्टियों के राज से, कभी ये पार्टी कभी वो पार्टी, इनका नंबर आता था ये लूटते थे, उनका नंबर आता था वो लूटते थे। तो 2022 में पंजाब ने ऐतिहासिक बहुमत दिया और 117 में से 92 सीट दे के आम आदमी पार्टी को जिताया। और ये दिल्ली मॉडल पंजाब पहुंचा और पंजाब में वही सारे काम होने चालू हो गए जो दिल्ली के अंदर हो रहे थे। अब पंजाब के अंदर इन कामों के ऊपर दूसरी बार मोहर लगाई है पंजाब के लोगों ने। 2022 में 117 में से 92 सीट दी। आज 3.25 साल के बाद, इसका मतलब सरकार अच्छा ही काम कर रही होगी, तभी लोगों ने 3.25 साल के बाद, मैं तो इसको आज सेमीफाइनल कहूंगा, 2027 का आज सेमीफाइनल हो गया। 4 में से 3 सीट देके पंजाब के लोगों ने कहा बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लगे रहो, इसी तरह से काम करते रहो, 2027 में 92 से भी ज्यादा सीट देंगे। और अब फरवरी के अंदर दिल्ली के चुनाव हो रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है हम 2013 में जीते, फिर 2015 में जीते, फिर 2020 में जीते, और अब 2025 के अंदर भी आम आदमी पार्टी इतिहास रचने जा रही है। और जैसी संभावना थी बिल्कुल वही हुआ। पंजाब में 4 में से 3 सीटें जीतकर अरविंद केजरीवाल ने, भगवंत मान ने दिल्ली के चुनाव का बिगुल बजा दिया। एक लिस्ट तो पहले ही जारी कर चुके हैं वो अपने उम्मीदवारों की, पहले लिस्ट, सबसे पहले चुनाव से 2-3 महीने पहले। अब जाहिर है पंजाब में जो परफॉर्मेंस बायपोल का है उसे दिल्ली में भुनाने की कोशिश होगी। अनिल यादव, उसके बाद आ रहा हूं राजीव रंजन, विजय त्रिवेदी आपके पास। अनिल, मुझे अब समझ नहीं आ रहा मैं आपसे क्या पूछूं, क्योंकि ये जो आंकड़े ऐसे हैं, मतलब अब इसमें सवाल भी खत्म हो गए अनिल। लेकिन अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। ये राहुल गांधी की हार है क्या? आप भी मुस्कुरा रहे हैं अनिल, मैं क्या करूं? ये सवाल पूछ कर हम भी अब थक गए। क्या करें, कैसे विपक्ष को हम मजबूत करें? हम चाहते हैं विपक्ष मजबूत हो, जीते, लोकतंत्र स्वस्थ हो। क्या हुआ ये महाराष्ट्र? तो इसको देखने के अलग अलग नजरिए हैं। जिस तरीके से आप इसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं ऐसा नहीं है। 2 राज्यों में चुनाव हुआ, एक इंडिया गठबंधन ने जीत लिया और एक एनडीए ने जीत लिया। अब भाई देखिए, ये तो सबके सामने है, झारखंड में हम लोग जीते हैं, महाराष्ट्र में ये लोग जीते हैं।
अब कोई राज्य बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन जहां तक महाराष्ट्र की बात है तो मैं समझता हूं कि ये न सिर्फ हमारे लिए बल्कि जो हमारे सहयोगी भी हैं, जो महाविकास अघाड़ी के जो हमारे सहयोगी साथी हैं, ये रिजल्ट सबके लिए अकल्पनीय था। सबके सब अभी इस बात का चिंतन मनन कर रहे हैं कि आखिरकार ऐसा रिजल्ट हुआ कैसे, क्योंकि अब से चंद महीनों पहले हमने लोकसभा का चुनाव लड़ा और वहां पर जनता ने हमें पूर्ण रूप से ये मान के चलिए कि एक तरफा जीत दिलाई। अब क्योंकि और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ये बात नहीं जानती थी, और मैं आंकड़ों के साथ कह रहा हूं कि आपने खुद देखा कि अजीत पवार जी जो अपनी सीट पर जब लड़ रहे थे तो वो खुद उन्होंने तरह तरह की बातें की, उनको अपनी सीट का भी श्योर नहीं था कि वो अपनी सीट जीत पाएंगे या नहीं। और तो और उन्होंने योगी जी के स्टेटमेंट्स को भी कह दिया कि भाई हम तो इनकी स्टेटमेंट नहीं मानते। और आप जनता ने भी देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की हालत ये थी कि इनके राष्ट्रीय महासचिव लेवल के जो नेता है वो नोटों के साथ, बस्ते में नोट पड़े हुए हैं उसके साथ पकड़े गए। तो नोट बांटने वाले, भ्रष्टाचारियों को साथ में लेने वाले, और यदि जीतेंगे तो निश्चित तौर पर हमें कुछ ना कुछ हमारी कमी रही होगी। मुझे नहीं पता, निश्चित रूप से मैं, और क्योंकि जनमत आया है तो मैं उसको माथे पे लेते हुए उसे एक्सेप्ट करता हूं, और वो कमियां कहां रही हैं उस पर भी हम चिंतन कर रहे हैं कि भाई ये जो काटने बांटने वाली राजनीति है ये ज्यादा इफेक्टिव है, ये जो हम जो रोजगार की बात करते हैं ये हमारी कमी है, हम जो जनता के, हम धारावी की जनता के लिए लड़ रहे थे, ये धारावी की जो जमीन को सस्ते रेट पे बेचने का प्रयत्न कर रहे थे वो ज्यादा सही है या हम लोग सही हैं। धारावी तो की सीट आप जीत गए, अभी चलेगा इस धारावी की सीट आप जीते हैं, लेकिन बाकी जगह हार। निश्चित रूप से इसका आकलन करके बताएंगे। ठीक है, ओके। आरपी सिंह जी, छोटा सा जवाब, फिर आगे जा रहा हूं, जल्दी से, क्विकली। मानक, एक तो बिना आधार के आरोप लगाना और गलत आरोप लगाना ठीक नहीं। इन्होंने कहा कि कोई नेता नोटों के साथ पकड़ा गया, कृपा कर हिम्मत हो तो नाम लीजिए और फिर मुकदमा सहिएगा। जरूर, मैं आज आपको ओपनली चैलेंज दे रहा हूँ, इसमें आप पे भी वो 100 करोड़ वाला मुकदमा आप भी डराई तो सकते हैं आप। अरे रुको एक मिनट, याद मैंने ठोका नहीं बीच में आपको, एक बार भी आपको सुनने की क्षमता रखो आप, कृपा कर। और दूसरी बात, मानक जी, असल में क्या है कि ये जो जलेबी बनाने की फैक्ट्री खोलने जाते हैं ना नेता, और जलेबी बनाने की बात करते हैं कि हम जलेबी यहां से एक्सपोर्ट करें, ये मूल कारण वो है, लोग समझते हैं कि किस प्रकार के नेता हैं, किस प्रकार के लोग हैं और किस प्रकार के नेतृत्व देश को चाहिए। ये इसलिए हारते हैं क्योंकि इनके नेताओं का ऊपर वाला खाना, भगवान ना करे, पता कैसे बोलूं मैं, गड़बड़ हो गया हुआ है। नहीं हो रहा इसमें क्या है सर? अच्छा मानक, किस मापदंड में जलेबी बनाने की फैक्ट्री ठीक है, बता दीजिए आप। अरे सर छोड़िए ना, कहां जा रहे हैं आप? जीत गए आज, बड़ा दिल दिखाइए आरपी सिंह जी। बड़ा दिल दिखा रहा हूं, तभी तो जलेबी की बात कर रहा हूं। अरे छोड़िए ना, जलेबी खिलाइए आप, जलेबी की फैक्ट्री में मत जाइए। राजीव रंजन के पास जा रहा हूं। राजीव, अब सारे नतीजे सेटल हो चुके। राजीव, अब बताइए, और पहले अपना बताइए कि आपसे कहां चूक हुई राजीव, ये जमीन पर जो अंडर करंट था इसे पढ़ने में। नहीं, मुझसे कोई कहीं चूक नहीं हुई। मुझसे किस बात की चूक हुई? मैं तो शुरू से यहाँ एकनाथ शिंदे की पार्टी के प्रवक्ता बैठे, जितनी बार पैनल में बैठे होंगे, मैंने शुरू से कहा कि एकनाथ शिंदे के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। मैंने शुरू से कहा कि लोकसभा चुनाव बुरी तरह हारने के बाद 28 जून को जो शिंदे कैबिनेट ने लाड़की बहना योजना शुरू की और उसकी वजह से महाराष्ट्र का इलेक्शन थोड़ा लेट हुआ, 15 साल से हरियाणा के साथ हो रहा था, और उसमें ज्यादा किस्तें जब गईं और दिवाली के पहले जो 7500 रुपए मिले, मैंने जितनी महिलाओं से बात की 80-90% महिलाओं पर उसका इंपैक्ट दिखाई दे रहा था। और मैंने शुरू से ये कहा कि लोकसभा में किनारे जा चुकी महायुति अब लड़ाई में केंद्र में आ चुकी है, और केंद्र में है, और अब इसमें कहा नहीं जा सकता कि कौन सा एग्जिट पोल सही होगा। अब इस तरह का 231 सीटें, ये तो कोई एग्जिट पोल नहीं दिया था। जिसने मिनिमम महायुति महाविकास अघाड़ी को सीटें दी थी उसने 82 दी थी, और आप देखिए 45 सीटें आ गई। तो मैंने कहीं से भी, मैं ये मानता हूं, और मैं ये भी मानता हूं, देखिए आज कई नतीजे आए, बड़ा इंटरेस्टिंग दिन है आज। तस्वीरें रॉबर्ट वाड्रा की माला पहने डांस करते भी आ रही हैं, और प्रियंका गांधी के खड़गे जी को मिठाई खिलाते भी आ रही है। कांग्रेस इसमें खुश है कि प्रियंका गांधी संसद पहुंच गई। जितने जगह बाई इलेक्शंस हुए, जिनकी सरकारें कमोबेश हर जगह वही लोग जीते। पंजाब में आम आदमी पार्टी, उत्तर प्रदेश में बीजेपी, बिहार में जेडीयू, बंगाल में टीएमसी, जहां जहां जिसकी सरकार है उसके बाई इलेक्शन जीते। वैसे भी बाई इलेक्शन को सरकार का इलेक्शन कहते भी हैं। अब सवाल उठता है कि 2 राज्यों के नतीजे आए। आप बीजेपी से बात करेंगे तो वो महाराष्ट्र की करेंगे, आप विपक्ष से बात करेंगे तो वो झारखंड की बात करेंगे। आप ईवीएम जैसी कोई आरोप लगाएगा तो अगर ईवीएम महाराष्ट्र में सही थी तो झारखंड में कैसे गलत हो गई, अगर झारखंड में सही थी तो महाराष्ट्र, दोनों की तुलना की जाएगी। मैं शुरू से, सुबह से आपसे ये बात कह रहा हूं,
अब ये चुनाव तो खत्म हो गए, नतीजे आ गए। अब मुझे इंतजार इस बात का है कि अरविंद केजरीवाल महिलाओं के खाते में पैसा डालने का ऐलान कब करने वाले हैं, कल कि परसों कि नरसों। और इसके बाद जब चुनाव होगा तो फिर नीतीश कुमार की और बिहार की सरकार महिलाओं के खाते में पैसा डालने का ऐलान कब करने वाले हैं, क्योंकि मुझे एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है कोई कारण नहीं है कि हेमंत सोरेन सरकार 70% से ज्यादा सीटों के साथ झारखंड में वापस आ जाए। उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे, उनके पार्टी में, उनके परिवार में लोग टूट करके गए, उनको तमाम तरह की दिक्कतें भी आई और वो जेल खुद भी गए। और बीजेपी ने पूरी ताकत वहां भी लगाई थी। पन्ना प्रमुख केवल महाराष्ट्र में बीजेपी के नहीं है, झारखंड में भी पन्ना प्रमुख है। झारखंड में भी बीजेपी अपने साधन संसाधन से बहुत मजबूत है। और मैं जानता हूं कि बीजेपी पिछले 40-50 वर्षों से मेरे जानने वाले भी है जो कि पिछले 40 वर्षों से रांची और आसपास के आदिवासी वनवासी इलाकों में बहुत काम कर रहे हैं। बावजूद इसके उस पूरे के पूरे आदिवासी बेल्ट में झारखंड मुक्ति मोर्चा तकरीबन सारी सीटें जीतने में कामयाब हो गई। तो बात इसकी नहीं है। मुझे जो मोटे तौर पे दिखाई दे रहा है 70% से ज्यादा सीटें अगर हेमंत सोरेन जीत रहे और 75% सीटें जिसमें कि जमीन पर महागठबंधन या महाविकास अघाड़ी या महायुति गठबंधन के तौर पर नहीं लड़ रहा था, अपनी अपनी सीटें बढ़ाने के तौर पर लड़ रहा था। और सारे उनकी तो खत्म हो गई महाविकास अघाड़ी की, लेकिन महायुति के गठबंधन की सारे दलों की सीटें जिस अनुपात में बनी है और उनका स्ट्राइक रेट, चाहे अजीत पवार का हो, चाहे शिंदे का हो, चाहे बीजेपी का हो, कमोबेश एक सा है। और इसका मतलब साफ साफ है कि मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि 6 महीने में कोई और दूसरा परिवर्तन मुझे नहीं लगता। किसानों के अकाउंट में सीधे पैसा डाला शिंदे सरकार ने और महिला के अकाउंट में डाला और दिवाली के ठीक पहले 7,500 रुपए डाला। तो इस मुझे और मैया योजना उधर है। तो अब इंतजार कीजिए केजरीवाल किस दिन ऐलान कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि धर्म जाति कटेंगे बटेंगे, विकास और किसी भी जाति समीकरण पर यह समीकरण सबसे सटीक बैठ रहा है। इसने सबसे पहली बार चौंकाया था मध्य प्रदेश में और शिवराज सिंह चौहान को भी चौंकाया था, उनके विरोधियों को भी चौंकाया था, मीडिया को चौंकाया था। उसने ठीक उसी तरह से महाराष्ट्र में एक बार फिर सबको चौंकाया है। और आने वाले इलेक्शन भी इसी तरह से जो पैसा खाते में महिलाओं के देगा वही इलेक्शन जीतेगा। किसान, नौजवान, नौकरी, बेकारी, ये सब डिबेट की बात है, लाइव में बोलने की बात है और डिस्कशन की बात है। बिल्कुल ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी ही नहीं, दिल्ली में बीजेपी भी इस तरह का ऐलान कर सकती है। और वो तो ये भी कह सकती है कि देखिए मध्य प्रदेश में हमारी योजना थी, उसके बाद हमने उसे बाकी राज्यों में उतारा। क्या कह रहे हैं राजीव, बोलिए। हाँ मालिक, यही तो इंटरेस्टिंग है। इसमें एज उसको है जो सरकार में है, क्योंकि उसका पैसा उसको मिल रहा है। तो बहुत आसानी से यह कहा जा सकता है कि यह सरकार गई तो तुम्हारा ये वाला पैसा बंद हो जाएगा जो दिवाली में आया था। तो उसको इससे मतलब नहीं कि 3100 रुपए महाविकास अघाड़ी ने कहा। अरे जिसने दिया है 1500 उसका तो आ गया है और वो कह रहा है 2100 देंगे अगर हमारी आएगी। तो ये ज्यादा काम करता है। दूसरा कह रहा है आसमान से तारे तोड़ ले आएंगे, ये कर लेंगे। तो नेता तो आजादी के बाद से कह ही रहे हैं। करा तो इसने है, दिया तो इसने है, ये फीलिंग है। और सबसे बड़ी बात जो है वो एकनाथ शिंदे ने इस 2.5 साल में न उनको पद का घमंड रहा, न वो कहीं उनका एक बयान इस तरीके का आया। और 2:30-3 बजे तक वो लोगों से मिलते रहे। और सब और बड़ी बात, साधन संसाधन, मैंने सुबह भी कहा था, उन्होंने एकदम ओपनली कहा था कि हम लेना बैंक नहीं है, हम देना बैंक है। तो वो जो देना बैंक है एकनाथ शिंदे का, वो भी बहुत बड़ा काम किया है। अब विजय जी थोड़ा सा, क्योंकि बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स, बीजेपी संघ की इंटरनल इक्वेशन, विजय जी ने कितने दशक, विजय जी 3 दशक 4 दशक, उतना बूढ़ा लग ही रहा हूं। 3 दशक लग नहीं रहे होते। थोड़ा विजय जी अब ये भी बताइए, आज जो देवेंद्र फडणवीस का बयान था, उन्होंने कहा मैं आधुनिक अभिमन्यु हूं। और उनका पुराना वाला बयान करिए, याद करिए, जब उन्होंने एक कविता शेर पढ़ा था कि समंदर हूं लौट के आऊंगा। वो हारने के बाद विधानसभा में जब आए तब कहा था हाँ, समंदर लौट के। हाँ, और आज कह रहे हैं आधुनिक अभिमन्यु हूं। किसके लिए कह रहे हैं वो? देखिए, पहले इस चुनाव की मतलब देवेंद्र जी तो अभिमन्यु भी हो गए, अर्जुन भी हो गए, किसी भी तरह से आप कह लें। अब तो अर्जुन भी हो गए वो जीत कर जिस तरह से आए हैं। महत्वपूर्ण बात क्या है, इस चुनाव को देखें तो एक तो बड़ी जीत में बड़े कारण, यदि हम जीत पर चर्चा करें
तो इसमें आरएसएस की बड़ी भूमिका है, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। आरएसएस ने ये पूरा चुनाव बड़ी शिद्दत के साथ लड़ा, झारखंड में भी लड़ा, भले ही वहाँ पर वो हारे नहीं हारे, लेकिन महाराष्ट्र में तो पूरी ताकत उसमें लग गई थी जो लोकसभा चुनावों में नहीं लगी थी। और फिर देवेंद्र फडणवीस जी उनके वैसे भी ब्लू आइड मैन हैं, तो उनके लिए भी वो काम बड़ा हुआ। और जिस तरह से 133 सीटें आई हैं, और आज की तारीख आपको याद है, आज 23 नवंबर है। हाँ। मैंने कहा था 23 नवंबर को पिछली बार भी 2019 में देवेंद्र फडणवीस जी ने सुबह 6:30 बजे शपथ ली थी। हाँ बिल्कुल। और हाँ। उसमें भी अजीत पवार साहब उप मुख्यमंत्री थे। तो इस सरकार में भी देवेंद्र फडणवीस जी की संभावना अब सबसे ज़्यादा है। उसकी एक और बड़ी वजह बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का स्थान तय किया वानखेड़े स्टेडियम। तो वो भव्य समारोह का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री होगा। वैसे वानखेड़े स्टेडियम में ही देवेंद्र फडणवीस जी ने 19 में भी शपथ ली थी। ठीक है, तो इसलिए अब मुझे ज़्यादा संभावना लग रही है, और 133 सीटों पर आ गए हैं। तो इसका दूसरा मतलब है कि एकनाथ शिंदे साहब इस सरकार में मंत्री नहीं होंगे, उप मुख्यमंत्री नहीं होंगे, ऐसी संभावना के मैं हिसाब से कह रहा हूँ। कि बाकी तो क्या तय करते हैं, दुबे जी को पता होगा कि क्या तय हो रहा नहीं हो रहा, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री होंगे और एकनाथ शिंदे जी शायद उप मुख्यमंत्री या मंत्री नहीं हो। अजीत पवार साहब हो सकता है कि उप मुख्यमंत्री रहें। देवेंद्र फडणवीस जी में और एकनाथ शिंदे जी में फ़र्क यह है कि देवेंद्र जी भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं, एकनाथ शिंदे साहब शिवसेना के कमांडर हैं। उनको आदेश देना आता है, वो अनुशासित सिपाही नहीं है, और अभी उसी भूमिका में भी हैं। तो वो फैसला भी उन्हीं का होगा, उन्हीं का फैसला होगा कि उनको तय करना है कि नहीं करना। उनको कोई कहने वाला नहीं है कि उनको क्या करना है नहीं करना है। तो इसलिए बहुत संभावना लग रही है कि ये हो। और 133 सीटों के बाद तो अब किसी के पास कहने का नहीं रहता कि, और उसमें दूसरी भूमिका संघ के बाद देवेंद्र फडणवीस जी ने बड़ी निभाई है। और देवेंद्र फडणवीस वो नेता हैं जिन्होंने योगी के नारे को बटेंगे तो कटेंगे को सबसे जोरदार तरीके से कहा। उसका नतीजा आप देखिए कि विदर्भ में जहां पर सबसे मुश्किल था भारतीय जनता पार्टी के लिए, जहां जातियों का आरक्षण का, मराठवाड़ा, और वहां भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छी जीत हासिल की। ठीक है, यदि इसको हम उसमें स्ट्राइक रेट में भी देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने 90% स्ट्राइक रेट रखी है, जो शायद ही किसी चुनाव में कभी रहती हो। वहां पर भी 148-49 लड़ी हैं। हाँ, तो वो और 133 तो 90% है। उनका शिंदे साहब का स्ट्राइक रेट 67-70 के करीबन है, 70% है, और अजीत पवार साहब का 60% है। अजीत पवार जी के लिए तो जैसे सब लोग चर्चा करते हैं, वो जहां हैं, जिन चीज़ों के लिए हैं, वो बहुत आनंद में है, इससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। तो अब एकनाथ शिंदे साहब क्या करते हैं, हो सकता है श्रीकांत जी को सरकार में ले ले केंद्र में, हो सकता है एकनाथ जी को ही बुला लिया जाए दिल्ली, लेकिन वो शायद महाराष्ट्र छोड़ना नहीं चाहेंगे कि किस तरह से छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। तो वो एक नई राजनीति चल रही है। हम लोग चर्चा कर रहे थे कांग्रेस को लेकर, मैं सोच रहा था कि जैसे हम लोग चैनल पर भी बैठते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी ऑडियंस क्या है, या कोई दुकान खोल रहा होता है तो वो अपने क्लाइंट को देखता है कि उसका क्लाइंट क्या चाहता है। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कांग्रेस नहीं समझती हो, कि कांग्रेस को अपने क्लाइंटेल के बारे में शायद कंफ्यूजन है। क्लाइंटेल का मतलब उसका वोटर कौन है, इसमें वो कंफ्यूज है कि क्या उस डायरेक्शन में वो जाना, या पता है तो उस डायरेक्शन में जा नहीं रही। नहीं विजय जी, ठीक है कंफ्यूज्ड हैं, लेकिन ये भी तो समझिए, कांग्रेस की दुविधा भी तो समझिए, वोटर हैं कहां, बचा कहां है। नहीं, वोटर ऐसे तो में बनता नया है वोटर अपने पास लाने के लिए देखिए पॉलिटिक्स में मैं हमेशा कहता हूं कि 3 सीट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे लाइफ में भी होते हैं, कन्विक्शन, कमिटमेंट और कंटिन्यूटी। ये तीनों ही चीजें कांग्रेस के पास नहीं है। कमिटमेंट अपना कोई आइडियोलॉजी पर नहीं है, कन्विक्शन इस बात पे नहीं है कि आप लोकसभा चुनाव में संविधान और आरक्षण की बात कर रहे थे, विधानसभा चुनावों में उसको आपने छोड़ दिया। कंटिन्यूटी किसी भी सब्जेक्ट पे नहीं रहती। तो जो तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो सकते हैं पॉलिटिकल लाइफ में, वो तीनों वहां नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के पास तीनों हैं। वो जातिगत आरक्षण पर हार भी गए लोकसभा चुनावों में, तब भी वो हिंदुत्व के कार्ड से नहीं हटे। तो वो उनके कमिटमेंट भी है, कन्विक्शन भी है और कंटिन्यूटी भी है। तो वो तीनों चीजें वहां पर दिखाई नहीं देती। जैसे अनिल जी ने कहा कि भाई हम हार की तरह से नहीं लेते इसको दूसरी तरह से, तो मैं इसको समझ रहा हूं कि ये कांग्रेस के पास राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 89वां मौका है मंथन करने का। 89th टाइम ये मौका है कि वो अपना मंथन करें कि क्यों नतीजे ये रहे। विजय जी ना हंसते हंसते तीर जो चलाते हैं, छोटी सी टिप्पणी, विजय त्रिवेदी हंसते हंसते चलाते हैं तीर, और वो तीर घाव करते हैं गंभीर। मानक जी एक छोटी सी टिप्पणी कर दूं मैं। बोलिए आरपी सिंह जी, बोलिए जल्दी से। दीजिएगा भाई, हम पे हुई है तो मुझे 10 सेकंड दे दीजिएगा। विजय त्रिवेदी जी,
आप शायद एंथनी कमेटी की रिपोर्ट भूल गए 2014 के चुनाव हारने के बाद। हाँ वो भी ध्यान है, वो उसका भी जिक्र कर सकते भूल खा रही है। अगर हाँ, रिपोर्ट ही ठीक है, खोल ली वो भी होती तो ठीक है। चीजें कुछ सुधर गई। हम भी चाहते हैं कि ठीक है। वो ठीक है, वो सही है, हम भी ठीक है, चाहते हैं कि वापस ठीक है, मजबूत पॉइंट हो। टेकन, सही कह रहे हैं, पॉइंट टेकन। एक सेकंड राजकिशोर, राहुल माननीय गांधी दस के लिए सेकंड। इस चुनाव से क्या मैसेज है? नहीं इस नतीजे से 3C की बात की जो नहीं है, लेकिन एक चौथा सी है कांग्रेस के पास, वो है कॉमरेड। जो कॉमरेडरी जो पूरी घेर ली है ना राहुल अच्छा, गांधी को, कॉमरेडरी है, कैमराडरी नहीं है, कॉमरेडरी। कॉमरेडरी समझ रहे ना? तो ये जो पूरी तरीके से जो आयातित जो मतलब जो कांग्रेस का जो अपना कन्विक्शन रहा है, कांग्रेस की अपनी जो मूल विचारधारा रही है, उससे हटके जो बाहर से लोगों को लेकर आए हैं, मुझे लगता है कि वो एक बड़ा तथ्य है और बड़ा तत्व है जिसको समझ नहीं पा रहे राहुल गांधी कि उनके इर्द गिर्द कौन लोग हैं, उनसे क्या फैसले दिलवा रहे हैं, और वो शायद मुझे लगता है कि ज्यादा दिक्कत हो रही है उनके साथ में। और यही आगे आने वाले समय में मुझे लगता है कि वायनाड की एक जीत के आवरण में सारी चीजें जो ढकने की कोशिश हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर कांग्रेस नेतृत्व की स्थिति में, वहां पर इंडिया गठबंधन हार रहा है, और जहां इंडिया गठबंधन जीत कहां रहा है, जहां पर उसके सहयोगी दल है, रीजनल पार्टीज हैं। भाई यूपी में अगर अखिलेश यादव अच्छा कर रहे हैं तो वो अच्छा कर रहे हैं, हेमंत सोरेन की जीत है तो उसके साथ में उनके मतलब बैंड बाजे में अपना भी जिंदाबाद कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन खुद क्या नेतृत्व देकर, क्या उस पूरे इंडिया गठबंधन का जो न्यूक्लियस बनने की बात है, एंटी बीजेपी या एंटी मोदी न्यूक्लियस बनने की बात है, क्या वो क्षमता कांग्रेस पैदा कर पा रही? ये सबसे बड़ी बात है। राहुल गांधी के लिए शीतल जी आपके हिसाब से क्या मैसेज है? नहीं, इधर मैं समझता हूं कि राहुल गांधी थोड़ा आइडियोलॉजिकल कंसिस्टेंसी पे आए हैं जब उन्होंने जाति जनगणना वाला सवाल लिया है। वो एक ऑडियंस क्रिएट कर रहे हैं पिछड़ी जातियों में जो बहुत सी रीजनल पार्टीज़ में था, और वो ये समझते हैं कि अक़लियत के जो वोट हैं, अक़लियत के जो समर्थक हैं और दलित और आदिवासी के जो समर्थक हैं, इनको एड्रेस करने की वो कोशिश करते हैं। अभी चूँकि उत्तर भारत में खासकर जो हिंदुत्व का कार्ड है वो तुलनात्मक रूप में ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड है, वेल ऑयल्ड है, उसको मीडिया का भी अच्छा सपोर्ट है, तो इस लिहाज से उसका मुकाबला वो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये भी कहना गलत होगा कि वो उनका अपना निजी कोई नहीं, कर्नाटक वो जीते हैं, तेलंगाना वो जीते हैं, वहाँ अभी बाई इलेक्शन भी जीते हैं, हिमाचल अपना जीते हैं, ऐसा नहीं है। कमज़ोर तो वो हुए ही हैं, जाहिर है कि जो इतनी पुरानी पार्टी थी, एक ज़माने में पूरा देश वही रूल करते थे और इसी तरह के इससे बहुत बड़े बड़े नतीजे उनके पक्ष में थे, अब वो नहीं हैं, तो कमज़ोर तो वो हैं, लेकिन वो गायब हो गए ऐसा नहीं है। अभी जो मतलब बीजेपी के खिलाफ विपक्ष है उसमें सबसे प्रमुख भूमिका उनकी है और रहेगी, वो नहीं बदली। ओके, ऑलराइट, राजीव रंजन। राजीव, 36 में से 22 माइनॉरिटी डोमिनेंट सीट जो है हार गई है विपक्ष। जो महाविकास अघाड़ी है महाराष्ट्र में 36 में से 22 सीटें महत्वपूर्ण है। अभी अक़लियत की बात मुंबई महाराष्ट्र में, मतलब वही मुंबई नहीं मुंबई में नहीं, टोटल महाराष्ट्र की 36 माइनॉरिटी डोमिनेटेड जो सीटें हैं उसमें से 22 सीटें महाविकास अघाड़ी हार गई है। अच्छा, नहीं वो मुंबई में भी 36 हाँ, है, मुंबई में भी 36 है, मुझे लगा और बहुत जगह 36 का आंकड़ा भी है। राजीव रंजन, राजीव, राहुल गांधी के लिए क्या मैसेज है महाराष्ट्र से? देखिए, राजनीति में चुनावी हार जीत से जो नेता के लिए मैसेज या उनके लिए या किसी भी नेता के लिए, एक बहुत बड़े नेता ने बीजेपी से जब 2 बार वो बुरी तरह हार गए, मैंने उनसे कहा कि बीजेपी से चुनाव लड़ना इतना आसान नहीं है, तो उन्होंने मुझसे कहा, राजीव भाई तो क्या परचून की दुकान खोल लें? करना तो हमको नेता ही है, नेतागिरी है, समाज के लिए ही लड़ना है, सिद्धांतों पर लड़ना है, तो हम लड़ते रहेंगे। जनता के ऊपर फैसला है। 70 सालों तक कांग्रेस पार्टी राज की, विपक्षी लड़ते रहे, जनसंघ लड़ती रही, भाजपा लड़ती रही, आज इतनी मजबूत स्थिति में है। एक दौर है, समय आता है। अब इस समय भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। वो जितने दिनों तक जनता के साथ जुड़े रहेंगे, अपने मुद्दों के साथ खड़े रहेंगे, जनता को उनको समर्थन मिलता रहेगा। अलग अलग जगहों पर, राज्य के स्तर पर अगर आप देखें तो झारखंड में हेमंत सोरेन वापसी करने में कामयाब हुए हैं। कहा यह जाता है कि जो इंडिया गठबंधन या विपक्षी दलों की सरकारें हैं वो एक बार सरकार जाने के बाद पलट जाती है, लेकिन हेमंत सोरेन दोबारा वापस आ गए और पहले से ज्यादा मेजॉरिटी के साथ वापस आ गए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी आई थी। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग, मैं नहीं मानता कि चुनाव के नतीजे, मैंने तो आपको बता दिया। अब चुनाव इसी पर होगा कि महिलाओं के खाते में कौन कब पैसा डालेगा, और आप इंतजार कीजिए, उस दिन फिर डिबेट किया जाएगा कि अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि दिल्ली की महिलाओं के खाते में ये पहली किस्त जाने वाली है। क्या नाम है, क्रिसमस से पहले या नए साल के तोहफे से पहले। बस यही है कि इलेक्शन कमीशन 2 ही 3 दिन में अनाउंस आपकी जानकारी के लिए ऐलान उन्होंने कल किया 6 रेवड़ियों में।
अच्छा ओके, मोहन कर मोहन पाएंगे नहीं कर कर्माकर, पाएंगे अलग बात है। ओके मोहन कर्माकर। मोहन जी, ये आप भी मानते हैं ये महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना जो थी हेमंत सोरेन सरकार की, वही रहा निर्णायक एक कदम, वही रहा आपकी जीत में? नहीं, हमारे राज्य में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में कई योजनाएं बनाई गई और जिसको जनता के बीच में लेकर के हम लोग गए थे, और जिसमें बहुत सारी ऐसी योजनाएं, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना ये तो है ही, इसके अलावा आप देखे होंगे कि सर्वजन पेंशन योजना है, उसके तहत यहाँ सीनियर सिटीजनशिप को लाभ देने का काम किए थे। 18 उसके बाद अगर कोई महिला की शादी हो जाती है, उनके हस्बैंड अगर किसी कारणवश डेथ कर जाता है या उनको छोड़ देता है, उस पर भी हम पेंशन दिए हैं। इसी तरह का आपका गुरुजी क्रेडिट कार्ड जो स्टूडेंट के लिए 15 लाख रुपये का राशि सहयोग करना, वो हमारी सरकार ने निर्णय लिया है। बिजली बिल लोगों का माफ था, बकाया था, उसको माफ किया गया है। 200 यूनिट तक बिजली उसको कर दिए गए। किसान का 2 लाख रुपया लोन, उसको माफ कर दिया गया है। इस तरह का कई कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के हमारे मुख्यमंत्री पूरी टीम राज्य के भीतर काम कर रहे थे, जिसका हमको कहीं ना कहीं जनता से हमको उसका लाभ मिला। ठीक है मोहन जी, अभी राजकिशोर जैसे कह रहे थे, ये सवाल तो है, आप भी मान लीजिए मोहन जी। जी बोलिए। आप राजकिशोर जो अभी फैक्टर बता रहे थे ना अभी थोड़ी देर पहले, दरअसल मैं कह रहा क्या फैक्टर, आवाज नहीं आ रही थी, एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ नहीं, वो ये कह रहे थे कि जहां जहां कांग्रेस नेतृत्व कर रही होती है वहां टफ फाइट होती नहीं है बीजेपी के साथ। आप थे इसीलिए जीत गए आप, मतलब इस जीत में जेएमएम की भूमिका बड़ी है, कांग्रेस की नहीं। आप सहमत हैं? नहीं, देखिए इसमें एक चीज तो निश्चित है, हमारे झारखंड मुख्यमंत्री का चेहरा एकदम यहाँ क्लियर था। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में यहाँ पर चुनाव लड़ा जा रहा था, लेकिन हमारे सहयोगी दल कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जो भी हम लोग एक टीम वर्क करके हेमंत सोरेन के नेतृत्व में यहाँ पर काम किए थे, और हमको लगता है उसका कहीं ना कहीं जनता के बीच में अच्छा मैसेज भी गया, मतदाता के बीच उसका मैसेज अच्छा गया, और जिसका लाभ भी इस चुनाव में हम लोग को मिला। ठीक है, एक सवाल और मोहन जी, मान लीजिए कि मोदी का जादू बरकरार है, मान लीजिए लोकसभा चुनाव में जो झटका लगा था, उसके बाद हरियाणा, अब महाराष्ट्र, ये लोकसभा चुनाव के पहले वाली राजनीति देश में आ गई है ना। देखिए मोदी का मैजिक भी यहाँ झारखंड में नहीं चला था, लोकसभा चुनाव में भी हमने देखे होंगे यहाँ पर आपसे ज्यादा सीट लिए थे वो। नहीं, तो हमने तो 5 सीट हम गए, हमारे कितने सीट थे यहाँ, देखिए हम लड़े 6 से हम 5 सीट लिए यहाँ, तो हम तो वहाँ मोदी को नीचे किए, वहाँ देश के प्रधानमंत्री वहाँ डाउन हुए। दूसरी बात यहाँ वो मतलब आप कह रहे हैं झारखंड में कांग्रेस हार गई बीजेपी से, आप नहीं हारे? कांग्रेस हार गई नहीं, हमारे गठबंधन यहाँ पर हम लोग, कांग्रेस हार गई ये हम नहीं बोल रहे। अरे गठबंधन को तो कम सीटें आई ना बीजेपी से सर, यही तो कह रहा हूँ। देखिए हम लोग पूरे गठबंधन को देखते हैं, गठबंधन में ठीक है, किसी को कहीं थोड़ा ज्यादा सीट आता है, किसी को थोड़ा कम सीट आता है, इसका ये मतलब नहीं कि हमारे यहाँ गठबंधन कमजोर है। मोदी मैजिक बरकरार है या नहीं है, बताइए ना जी। मोदी मैजिक बरकरार है, ये मानते हैं या नहीं मानते हैं आप? नहीं, हमारे झारखंड में मोदी मैजिक नहीं, मोदी मैजिक खत्म हो गया झारखंड। अरे देश में पूछ रहा हूँ सर, बहुत सारा नारा यहाँ आकर के दिए, लेकिन उसका नारा यहाँ की जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया। अच्छा ठीक है, आप अर्जुन की तरह आपका निशाना भी बस मछली की तीर, उसी को देख रहे हैं आप। आरपी सिंह जवाब दीजिए, झारखंड में फेल हो गया और भी बहुत सारी जगह फेल हो, और वैसे भी इस स्तर का भी जवाब दीजिए, महाराष्ट्र में मोदी की जीत नहीं है, अनिल भी यही कह रहे थे अभी, ये तो लोकल लीडर्स पे, लोकल फैक्टर्स पे जीत गया। मानक जी पहली बात तो बीच में भी आपके एक पैनलिस्ट ने कहा कि वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पार्टी का जो पूरा ताना बाना है, वो झारखंड में क्यों नहीं काम किया। पार्टी का जो ताना बाना है वो अपनी जगह काम करता है। मैंने कहा जो अमित शाह जी ने जो आज पार्टी खड़ी की है, उसका लोहा दुनिया में कोई और शांति नहीं है उसके बराबर का कोई भी। और जो दूसरी बात है कि हाँ, ये मैं मानता हूं कि झारखंड में हम लोग नैरेटिव बिल्ड करने में कहीं कमजोरी रही, हमारा नैरेटिव कमजोर रहा और उनका नैरेटिव कामयाब हो गया। और महाराष्ट्र के अंदर डबल इंजन की सरकार, एक फैक्टर पता नहीं मानेंगे आपके लोग कहने कि सिर्फ महिलाओं को पैसा देने से या महिलाओं की चिंता करने से हो रहा है, और वहां के लोग समझदार हैं और वो जानते हैं कि डबल इंजन की सरकार का एक अपना लाभ है और उन्होंने उसका लाभ तो देखा है। डबल इंजन झारखंड में फेल हो गया ना, महाराष्ट्र में पास हुआ, झारखंड में डबल इंजन था नहीं ना, झारखंड में डबल इंजन को मौका नहीं मिला। अगर डबल इंजन का मौका पहले मिल गया होता तो रहता। महाराष्ट्र के अंदर एक्सपेरिमेंट देख लिया था लोगों ने उसका। मैं कह रहा हूं वादा तो था ना, झारखंड में भी डबल इंजन आएगा, डबल इंजन आएगा। वादा एक बार जहां सरकार होगी तो उसका लाभ देख पाते हैं लोग, उसको समझ पाते हैं लोग।
ये फर्क है बात। अच्छा ठीक है, हाँ राजकिशोर कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूछे। दरअसल आरपी सिंह जी, मैं ये कह रहा था कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में एक लोकल लीडरशिप भी थी भारतीय जनता पार्टी की, उसके इर्द गिर्द सारी चीजें घूमती रहीं। झारखंड में आपके पास हिमंतो विश्व शर्मा जैसा मैनेजर था, बड़े नेता हैं, और मामा थे आपके जो लाडली बहन योजना के जनक हैं, लेकिन लोकल लीडरशिप वहां पर आपकी पीछे थी, चाहे अर्जुन मुंडा हो, चाहे बाबूलाल मरांडी हो। आप देख लीजिए कि पूरी ट्राइबल जो बेल्ट है वहां पर आपका पूरा सुपड़ा साफ हो गया। इसका मतलब एक मैसेज भारतीय जनता पार्टी को भी है कि लोकल स्तर पर अब यह नहीं चलेगा कि कहीं पर भी मोहन यादव जी को बना दीजिए, कहीं पर भी भजन लाल जी को बना दीजिए। मतलब स्थानीय स्तर पर भी आपको नेतृत्व तो खड़ा करना पड़ेगा। हेमंत सोरेन के सामने उस तरीके का एक चेहरा होना चाहिए। हाँ, मतलब स्थानीय चुनाव जो है मोदी के नाम पर नहीं जीत सकते। एक चीज हमारे दो ट्राइबल, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट मानक जी, दो ट्राइबल उप मुख्यमंत्री भी है हमारे, ऐसा नहीं है। तो इसलिए कह देना कि ट्राइबल से हमारा कनेक्ट नहीं, ये ठीक नहीं। और दूसरा बात, मोहनलाल यादव जी बड़े नेता हैं, ऐसी बात नहीं। और भजन लाल जी भी अपने राज्य के मुख्यमंत्री हैं। और ये चेंज ऑफ लीडरशिप ऐसे ही बड़े नेता बनाते रहेंगे आप लोग सीएम। ठीक है, महाराष्ट्र में भी ऐसा ही कोई बड़ा नेता सीएम बनेगा आरपी सिंह जी। एक पिता के बाद उनका पुत्र, पुत्र के बाद फिर उनका आगे पुत्र, ये परिवारवाद। अच्छा, महाराष्ट्र में भी यार राजकिशोर पूछ रहे हैं, महाराष्ट्र में भी इसी तरह का कोई एक्सपेरिमेंट होगा क्या? कोई नया चेहरा लाके आप सामने रखेंगे? मैंने मानक पहले कहा था 2 दिन 48 घंटे इंतजार कर लीजिए, आपको सब उत्तर मिल जाएंगे। ठीक है, विजय जी बोलिए। विजय जी कुछ कह रहे हैं? मैं झारखंड को लेकर ही कह रहा हूँ, राजकिशोर जी की बात को थोड़ा सा और मेरे गंवार तरीके से बात कर रहा हूँ कि एक तो झारखंड में जितने पार्टी के सो कॉल्ड आदिवासी नेता हैं, उन्होंने आदिवासी सीटों पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। और पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने गैर आदिवासी वर्सेस आदिवासी चुनाव लड़ा, रघुवर दास जी को लाकर, उसमें हार गए। इसलिए उन्होंने कहा यह आइडिया ठीक नहीं है गैर आदिवासी के साथ। तो उन्होंने इस बार जो चुनाव है वो झारखंडी और गैर झारखंडी नेता के बीच में लड़ा। और स्टार प्रचारक दोनों गैर झारखंडी, मतलब हिमंत बिस्वा शर्मा वर्सेस हेमंत सोरेन चुनाव था ये। तो अच्छा, और वैसे भी लोकसभा में भी वही हुआ, आदिवासी इलाके में बीजेपी वो 500 सीटें हार गई थी, और विधानसभा में उसी इलाके में आदिवासी बेल्ट में बीजेपी को तगड़ा नुकसान हुआ। राजीव रंजन, राजीव अब ये बताइए, आपने कहा कि ये जो महिलाओं के अकाउंट में पैसा डालने वाली बात है, इसकी राजनीति अब होगी, तो मतलब अब ये मान लें कि बाकी सारे मुद्दे, चाहे राहुल गांधी का वो संविधान की किताब दिखाना हो, उसकी अब यूज बाय डेट चली गई है। खासतौर से इस पर बोलिएगा जरा, संविधान, आरक्षण, अब ये मुद्दे क्या पीछे चले गए? देखिए मानक, महाराष्ट्र का जो आम जनता है, जो आम जनता है, वो देख रही है कि 10 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ बोलते हुए एक नई हवा के झोंके की तरह भारत की राजनीति में आए, और नेशनलिस्ट करप्ट पार्टी, अजीत पवार, सारी चीजें पीछे सब लोग जानते हैं। वो खुद अजीत पवार उनके मंच पर खड़े हैं और उनकी सरकार में ही डिप्टी सीएम है, और फिर गठबंधन में भी जीत करके आ गए। तो इसका मतलब कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद ये सब कोई मुद्दा नहीं है। अब जनता ये सोच रही कि ये नेता सत्ता में क्यों बने हैं और सब में चले जा रहे हैं, और 10 साल पहले उनका घर, उनकी झोपड़ी, उनकी गाड़ी जनता ने देखी थी कि कैसी थी, और 10, 15, 20, 25 सालों में उनका क्या क्या बदल गया ये जनता देख रही है। तो जनता को क्या मिल रहा है इससे? तो जो अकाउंट में आ रहा है तो यही ले लो। उन्हें भी लग रहा है कि जो आ रहा है और जो दे रहा है यही ले लो। 5 किलो राशन मिल रहा है, चलो 1500 रुपए भी मिल रहे हैं, यहाँ भी मिल रहा है, वहां। तो अब जनता को भी ज्यादा मतलब नहीं है कि कौन आ रहा है, उसे मालूम है जो आएगा वो वही करेगा, उसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं है। सब जनता की सेवा के लिए ही सरकार बनाना चाहते हैं, और जनता की लिए ही वो मर मिटने के लिए इतनी कोशिश कर रहे हैं। जनता को ये अच्छी तरह पता चल गया है, इसलिए जनता अब देख रही है कि भैया अपना, वो भोजपुरी में कहावत है, अपना भला भला जग माही, दूसरे का भला हम जानत नहीं। हमको कहां से भला हो रहा है, कहां से हमें पैसा मिल रहा है, मुझे पक्का यकीन है। मैं आरपी सिंह कह रहे थे, मैंने देखा नहीं, अरविंद केजरीवाल देखिए कब अकाउंट में पैसा डालने वाले बटन दबती है। अब मुझे तो बस इसका और नीतीश कुमार का बिहार में इसका इंतजार है, अब कोई और मुद्दे का मुझे कोई इंतजार नहीं है। मैं मुंबई, आज चुनाव खत्म ही हो गया, अब दिल्ली से शुरू करूंगा तो 70 सीटों पर जाऊंगा, और अरविंद केजरीवाल को बहुत समय नहीं लगेगा मुझे लग रहा है इस योजना को अमली जामा पहनाने में। हाँ, अब शीतल जी एक चीज और बताइए, हम लोग इस पर बहुत बहस कर चुके कि ये जनता को घूस देने जैसा होता है, ये जो फ्रीबीज होती हैं या फ्री की घोषणाएं, कैश डाल देंगे,
ये अच्छी बात है या बुरी बात है अगर टोटलिटी में देखें तो? अगर मान लीजिए भावनात्मक मुद्दों से जनता हट रही है, भावनात्मक मुद्दे राष्ट्रवाद, धर्म का, जाति का, कटेंगे बटेंगे, इन सब से हटके अगर रियल इश्यूज पे आ रही है कि भैया हमें क्या दे रहे हो कल्याणकारी योजना, तो ये आदमी, हम भी ये सोच रहे हैं कि अच्छी बात है या बुरी बात है? सोसाइटी का कैरेक्टर देखिए आप अपनी। हमारी सोसाइटी में 1% लोग हैं जिनके पास 30% दौलत है, 10% लोग हैं जिनके पास 58% दौलत है, और कुल 30% में देश की बाकी पूरी आबादी चल रही है। इतनी बेइंतहा गरीबी और इतनी बेइंतहा अमीरी, 87% लोग वो हैं करोड़पति जो चुनाव लड़ते हैं। कोई गरीब आदमी तो लड़ते ही नहीं है। रिजर्व सीटें हटा दीजिए तो सब वही लड़ते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं, बड़े धंधे वाले हैं, वही खरीद के लड़ते हैं। अब कार्यकर्ताओं की तो कहीं किसी पार्टी में कोई पूछ नहीं, हर जगह पैसे वाले, आज पार्टी छोड़ के आओ कल टिकट ले लो। तो जब इतना बड़ा गैप हो गया तो बाकी लोग सिर्फ खरीदे ही जाएंगे भाई। एक और बेइंतहा गरीबी, बेरोजगारी है, जो बेचारे बिल्कुल मोहताज हैं। तो सही तो कह रहे हैं, दिवाली के पहले 7,500 टक से जिसके अकाउंट में आएगा, जिसको कहीं से कुछ नहीं आशा दिख रही है, वो बेचारा वोट बेच आएगा अपना। लेकिन विजय जी ये तो मानना पड़ेगा कि बीजेपी ने जो मॉडल बनाया है चुनाव जीतने का, मशीनरी अलग कर दीजिए एक बार जी। मैं मशीनरी की बात नहीं कर रहा हूं, उनका कार्डर, उनका सिस्टम, माइक्रो मैनेजमेंट वो अलग है, लेकिन वो ऐसा लगता है जब ड्राइंग बोर्ड पे जाते हैं वो हर मुद्दे के सामने टिक लगाते हैं, टिक टिक टिक, सारे बॉक्सेस टिक करते हैं। आप भी मानते हैं कि ऐसा मॉडल राष्ट्रवाद भी होगा, धर्म भी होगा, जाति, सोशल इंजीनियरिंग भी होगी, जो कि विपक्ष का हथियार होता है, फिर ये अब ये रेवड़ी भी होगी, उसमें सारे मुद्दे होंगे उसमें, इसीलिए ये मॉडल ऐसा हो गया कि जिसको हराना मुश्किल हो गया। हिंदुस्तानियों की आदत समझिए ना, हमें सबसे ज्यादा थाली पसंद है। हाँ, थाली में सब कुछ होना चाहिए। हम वही रेस्टोरेंट खाने में भी कि मिठाई भी हो, नमकीन भी हो, चटनी भी हो, रोटी भी हो, सब कुछ हो, चावल भी हो, तो वो थाली तो ये है पूरा मैनेजमेंट, इसको बॉक्सेस को सारा टिक कर रही है भारतीय जनता पार्टी। रेवड़ी की बात आप लोग कर रहे हैं, शीतल जी ने बड़ी कड़क बात कही कि खरीदने की बात है कि भाई हम वोटर को, लेकिन हमें उस समय तकलीफ नहीं होती जब वो कई लाख करोड़ रुपए आप एनपीए में माफ कर दे, उसकी चर्चा ही नहीं करते आप। ये बेचारे को तो 1,000 रुपए, 1,500 रुपए देने वाले दलित आदमी को, पिछड़े आदमी को, गरीब आदमी की हम चर्चा करते हैं, उससे तकलीफ होती है। और वो जो एनपीए की चर्चा है वो कभी नहीं करते हम कि ये एनपीए कहाँ जा रहा है। एक छोटा सा सवाल मैं अलग से करना चाहता हूँ। अभी बहुत लीडरशिप की चर्चा हो गई कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। सिंह साहब ने बता ही दिया कि 48 घंटे बन जाएगा, तो 48 घंटे इंतजार कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अभी जो आज के नतीजे आए हैं उसमें गांधी परिवार के तीनों सदस्य, सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी अब संसद में हैं। तो कांग्रेस का लीडर कौन होगा संसद में? तो राहुल गांधी होगी। नहीं, अनिल जी बता सकते हैं। बताइए कौन होंगे संसद में आपके नेता? ये तो स्पष्ट है, कांग्रेस का नेता कौन होगा? बात ही नहीं है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है राहुल गांधी है। लेकिन मानव जी ये कहूंगा कि आज आप बेहद कठोर कांग्रेस की तरफ रहे, आपने हमें ना मौका दिया यहाँ बोलने के लिए, सबसे कांग्रेस के लिए सुझाव सुनवाए, लेकिन एक बार भी मुझे उन सुझावों पर एक बार भी बोलने का मौका नहीं दिया। अगर हम जीतते हैं कहीं तो आप कहते हैं कि ये तो सहयोगी की वजह से जीत गए, और अगर हारते हैं कहीं तो सारी की सारी गलती हमारी है। तो ये तो कोई बात नहीं हुई। वो कह रहा है कि भाई हमारा कमिटमेंट नहीं था। अब विजय जी तो जितनी इनकी पत्रकारिता है उतनी हमारी उम्र नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि कमिटमेंट नहीं था, जबकि पूरे चुनाव में संविधान की बात राहुल गांधी जी ने करी, इतनी करी कि प्रधानमंत्री मोदी जी को उस पर कमेंट करना पड़ गया कि खाली किताब है, फडणवीस जी को कमेंट करना पड़ गया। तो ऐसा नहीं है। आप कह रहे थे कि कांग्रेस का वोट कहां है। अरे भाई साहब मानिक जी, जिस महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में आप ये कह रहे हैं, आज भी सबसे ज्यादा जो लोकसभा के सदस्य हैं वो कांग्रेस पार्टी के हैं उसी राज्य में, लेकिन आपको हमारा वोट नजर नहीं आ रहा। हार जीत समझते हैं, कुछ कमियां रही होंगी और ये चलता है, लेकिन और हम उनको इंप्रूव भी करेंगे। लेकिन ऐसी नाइंसाफी मत करिए कि आप हम पर कटु शब्दों से प्रहार भी करें, हमारी सारी कमियां भी गिनवाएं और मौका भी ना दें उसको बताने का। भाई तो ये थोड़ा सा हमें खराब लगा। और राजनीति में सब चलता रहता है, हमें चिंता है जनता से जुड़े मुद्दों की। महाराष्ट्र में अगर इनकी सरकार है तो भी हम जनता के हर मुद्दे को उठाएंगे और इनसे सवाल जवाब पूछते रहेंगे। नहीं, बिल्कुल करते रहिए। और देखिए, जब हम थोड़े से तीखे भी हो जाते हैं ना कांग्रेस पार्टी के लिए हार के बाद, हमारी मंशा समझिए, हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष मजबूत हो, और मुझे लगता है हर कोई ये चाहता होगा। मुझे लगता है अब तो आरपी सिंह जी भी चाहते होंगे कांग्रेस किसी तरह मजबूत हो जाए, फाइट में थोड़ा मजा आए। हम भी चाहते हैं विपक्ष मजबूत हो। मंशा सिर्फ एक ही होती है, कांग्रेस मजबूत हो, विपक्ष मजबूत हो, लोकतंत्र स्वस्थ हो, और चुनाव में मजा आना चाहिए। चुनाव की काउंटिंग वाले दिन मजा आना चाहिए, जनता के बीच जाए मजा आना चाहिए, एग्जिट पोल में मजा आना चाहिए। लड़ाई जहां नहीं होती वहां मजा नहीं आता, और लोकतंत्र के लिए भी अच्छा नहीं होता। मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है।